आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोयर CH4CO2H2SO4 और C6H12O6। इसकी सारी एग्जांपल्स हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की हैं, कोवलेंट कंपाउंड की हैं। ठीक है ना, जिसमें कोवलेंट कंपाउंड होता है। नॉन मेटल्स हैं, उसमें एग्जांपल हैं जी ये सारी। हाइड्रोजन है, ठीक है ना, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और ग्लूकोज है। फ्रैक्टोज भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले ग्लूकोज को देख लेते हैं, फ्रैक्टोज को। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला है मैंने। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। जबकि हाइड्रोजन का यहाँ पर 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 12, ऑक्सीजन का 16। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1। ओके, समझ आ गया। यहाँ पर C6H12O6 से कार्बन का 12 और 6 एटम्स हैं। 6 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और सारों को जमा कर देंगे तो 180 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। फिर इसी तरीके से H2SO4 है, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन को 1 मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का, उसको 2 एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 है जी सल्फ़र का है और ऑक्सीजन का 16 है। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एटम से ऑक्सीजन के, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, ये 2 आंसर्स आ गए हमारे पास। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि H2SO4 एक बहुत बड़ा बहुत C6H12O6 के मुकाबले में इसका जो उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी कि कंपाउंड स्ट्रक्चर बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज, फ्रैक्टोज का। यहाँ पर देखो सल्फ्यूरिक एसिड का ये मैंने बनाया हुआ है। सल्फ़र चूँकि 8 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है ये। 2 इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं, इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी, इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी, और 2 और सिंगल बॉन्ड इसने 2 और ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं, और ऑक्सीजन ने 1 हाइड्रोजन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन ने, यहाँ पर 6 कार्बन है, उसने 12 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। 12 कह रहा हूँ, 6 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। 3 6 7 हाइड्रोजन के साथ, और ऊपर जो उनसे ऑक्सीजन है 6, उन्होंने 5 हाइड्रोजन के साथ ऊपर बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। यहाँ पर चूँकि बॉन्ड ज़्यादा हैं, यहाँ पर बॉन्ड कम है। यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये डबल बॉन्ड है 26। ठीक है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, 26 है बॉन्ड यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड है यहाँ पर। अब चूँकि ज़्यादा बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा। मेल्टिंग पॉइंट है जी C6H12O6 का 146, ठीक है ना, जो कि H2SO4 के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, 10 सेल्सियस है सिर्फ। जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 440 सेल्सियस है, जो कि इसके मुकाबले में, ठीक है ना, लोअर बॉइलिंग पॉइंट यानी कि H2SO4 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। समझ आ गई आपको, पता चल गया। यहाँ पर बॉन्ड ज़्यादा हैं, एटम्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि हायर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास से भी पता चल जाएगा किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। यहाँ पर ये देखें, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास जी इसका ज़्यादा है बनिस्बत H2SO4 के। H2SO4 का 98 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसके मुकाबले में, H2SO4 के मुकाबले में ज़्यादा होगा। ऐसे भी हम देख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड पार्ट 2 क्लियर, कि क्यों कोवलेंट कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट्स मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से कम या ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम या ज़्यादा होते रहते हैं, जबकि इनके ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है ना, क्यों आयनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास फार्मूला क्यों इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुखालिफ आयन्स एक दूसरे के साथ जकड़े होते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स एक दूसरे के साथ जकड़े होते हैं। ठीक है ना, एक नॉन मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है और एक मेटल होती है, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रोंगली बॉन्ड बनाया होता है, और ये स्ट्रोंगली बॉन्ड टूटता नहीं है, जल्दी ब्रेक नहीं होता। समझ आ गई आपको। ठीक है ना, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। देखो 1000 से ऊपर जा रहा है ये, जबकि ये देखो यहाँ पर इतने ज़्यादा बॉन्ड हैं, लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट 1000 से ऊपर नहीं गया। यहाँ पर देखो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए
1413 सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ा है, फिर जाके ये सिर्फ एक बॉन्ड टूटा है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मुझे आ गया आपको बॉइलिंग पॉइंट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का पता चल गया ना। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है कि जब एक एलिमेंट ठोस हालत से माय हालत में जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है? जब एक एलिमेंट यानी कि एलिमेंट का सॉल्यूशन यानी कि एक एलिमेंट माय हालत से, एक एलिमेंट जो सा माय हालत में मौजूद है ना, ठीक है ना, एक कंपाउंड जो माय हालत में मौजूद है, कंपाउंड है ना ये, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड जो माय हालत में मौजूद है, वो वेपर्स की फॉर्म में जाता है, बुखारात की शक्ल में जाता है। ठीक है ना, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ गई आपको? मुश्किल नहीं था, ये बिल्कुल आसान था। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक आपके बुक में, किताब में एक और चीज़ आई है, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं कि एक कंपाउंड है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी जो उनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो स्टोर करने की सलाहियत कि कितनी वो स्टोर कर सकता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये NaCl जो उनसा है इसकी कैपेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की, ये स्टोर भी कर लेते हैं। ठीक है ना, ये स्टोर कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब आगे पढ़ेंगे, बस आपने ये तारीफ़ याद करनी है कि एक सब्सटेंस की इलेक्ट्रिसिटी को जज़ब करने की सलाहियत को कहते हैं जी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ आ गई आपको ये? ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने आपको सारा समझा दिया।